प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्पेस और लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल प्रूफ कैसे किया जाता है। इट मीन्स दैट कि कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किन्हीं विशेष कंडीशंस में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये हम लोगों को चेक करना है और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की उस मैट्रिक्स के लिए। आज सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल प्रूफ करने के लिए जो वर्किंग प्रोसीजर है वो क्या होगा, एंड देन इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे मैट्रिक्स को कैसे डायगोनलाइजेबल प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो पहले वर्किंग प्रोसीजर को समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से संबंधित है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्योंकि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के ऊपर बात कर चुके हैं, तो आई होप कि आज आपको प्रोसेस समझ में आएगी। लुक, मैं सबसे पहले आपको वर्किंग प्रोसीजर बताता हूं। सपोज दैट कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए। ओके, सपोज दैट वी हैव अ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हमें डायगोनलाइजेबल प्रूफ करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स के लिए क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना, आपको पता ही है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिलेंगी क्या, आइगन वैल्यूज। यहाँ से मिलेंगी आपको आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, इन आइगन वैल्यूज की मदद से आप लोग निकालेंगे क्या, आइगन वेक्टर्स। क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस मैट्रिक्स को अगर डायगोनलाइजेबल प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको पहले इसके लिए आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आइगन वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है ना, यानी कि रैखिकता स्वतंत्र होने चाहिए। तो आपने आइगन वेक्टर्स निकाले जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, एंड देन इसके बाद में इन आइगन वेक्टर्स की मदद से आप बनाएंगे एक मैट्रिक्स P। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे P जो कि वास्तव में क्या होगा, इन आइगन वैल्यूज से बना हुआ मैट्रिक्स होगा। सपोज दैट अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसके 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, 3 आइगन वैल्यूज निकलेंगी, एंड सपोज दैट दीज आर x1 x2 x3 आर द आइगन वेक्टर्स। आपने उन आइगन वेक्टर्स की मदद से एक मैट्रिक्स बना दिया P। क्या बना दिया, मैट्रिक्स P बना दिया। देन इसके बाद में आप अगली स्टेप में निकालेंगे P इनवर्स। ठीक है ना, ये P इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, फाइंड दिस P इनवर्स। ठीक है, ये क्या है वास्तव में, दिस इज द इनवर्स ऑफ P मैट्रिक्स। ठीक, तो ये इनवर्स ऑफ P निकालने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। आप चाहें तो कैली हैमिल्टन जो थ्योरम होती है उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, जो आप लोगों ने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर जो आपने 12th क्लास में मेथड पढ़ी हुई है एडजॉइंट निकाल के और उसमें मॉड्यूलस ऑफ ए का डिवाइड करके आप उस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। यानी कि इनवर्स कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करिएगा, आपको तो केवल P इनवर्स चाहिए। देन इसके बाद में आप लोग एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि P इनवर्स A इंटू P, आप इसको सॉल्व करेंगे। और अगर ये P इनवर्स A इंटू P यानी 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, वास्तव में ये इन तीनों का मल्टीप्लाई बराबर D आ जाता है, जहां पर D क्या है, D एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक, और इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल हैं, ये अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, वास्तव में आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स हैं। तो अगर आपको P इनवर्स A इंटू P इज इक्वल्स टू D मिलता है तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि A इज
डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना, मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। आई रिपीट द प्रोसेस अगेन, आपको किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, उस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, और आइगन वेक्टर्स की मदद से एक मैट्रिक्स P बनाएंगे और इस P मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, एंड देन इसके बाद में P इन्वर्स A इंटू P निकालेंगे। अगर दिस इज इक्वल्स टू अ डायगोनल मैट्रिक्स उस डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यूज ऑफ A, तो उस स्थिति में A मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या सॉरी, हाँ, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो x1, x2, x3 हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। नॉर्मली जो आप आइगन वेक्टर्स निकालते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही होते हैं। सो आइए, ये तो रही प्रोसेस। इस प्रोसेस को आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कैसे प्रूफ किया जाता है। हम लोग पहला एग्जाम्पल वही ले रहे हैं जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन लिया था आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए। हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स डायरेक्ट ले लिया करेंगे अपनी बुक से, बिकॉज आपको प्रोसेस पता है कि हमें कैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते हैं या निकालना है। तो वो चीज़ मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना बेसिकली, और उसके आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूँ, हालांकि जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स टू ईजी। So let's move to take few examples of this topic. So बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया था A, और इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स फाइंड किए थे। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट उन्हें ले लिया है बिकॉज प्रोसेस आपको पता है। इसके आइगन वैल्यूज़ 1 और 6 आए थे, और जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं x1 इज इक्वल्स टू 2/2 और -3, और x2 इज इक्वल्स टू 1 1, ये दो आइगन वेक्टर्स आए थे। तो आप इन आइगन वेक्टर्स की मदद से सबसे पहले P मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है ना। नाउ वी कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स P बाय P is equals to x1 x2 and this is equals to 2 - 3 1 1। तो ये बनाया बच्चों हम लोगों ने क्या, P मैट्रिक्स। अब हम लोगों को निकालना है इसका इन्वर्स। क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, ठीक है ना। तो इसका इन्वर्स, अच्छा एक बात और कि आपको अगर ये कैसे पता करना हो कि ये दोनों जो आइगन वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है, अगर ये पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे, बहुत आसान है। जैसे ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ना, ये इन आइगन वेक्टर से बना है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, यानी सारणिक निकाल लीजिए। सारणिक निकालेंगे कितना आएगा, 2 और +3 यानी कि 5, नॉन जीरो आएगा। तो आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर सारणिक नॉन जीरो आता है तो उस मैट्रिक्स के रो या कॉलम से बनने वाले जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आप लोगों ने लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट जब प्रूफ किया था वेक्टर स्पेस में किन्हीं भी वेक्टर्स को, तब आप लोगों ने ये मैट्रिक्स मेथड, ये डिटर्मिनेंट मेथड समझी होगी। तो इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जिन रो या कॉलम से मैट्रिक्स बना है वो रो और कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। अगर ये जीरो आ रहा होता है इट मींस दैट कि ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स के लिए आपको पता ही है कि एडजॉइंट वाली प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए इसका मॉड्यूलस ऑफ P यानी डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 - 3 1 1 ये आएगा। तो दिस इज 2 और +3 2 + 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ P इज इक्वल्स टू दिस वन। देन इसके बाद में निकालेंगे हम लोग क्या, एडजॉइंट ऑफ P। तो एडजॉइंट ऑफ P इज इक्वल्स टू होता है बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 और A22, मतलब कि जो कोफैक्टर्स से बना हुआ मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ P मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली A की जगह मुझे लिखना चाहिए था P11, क्योंकि ये मैट्रिक्स P है। तो P11 P12 P21 और P22।
तो ये आपके पास में कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। एंड नाउ यहाँ पर आप वैल्यूज निकालेंगे तो आपके पास में आएगा P11 इज इक्वल्स टू आएगा 1, यानी इस रो को और इस पहले कॉलम को छुपा लो, ठीक है ना। एंड ये 1 आ गया। इसके बाद में P12 यानी पहला रो और दूसरे कॉलम को छुपा लीजिए, तो ये और ऐसे छुपाएंगे तो ये -3 आएगा जो कि +3 बन जाएगा। तो P12 की पोजीशन आ जाएगी यहाँ पर +3। एंड देन इसके बाद में आपके पास में आएगा कितना, आपके पास में आएगा P21। तो P21 की वैल्यू आपके पास में आएगी कितनी, दिस इज, इसे छुपा लीजिए और इसे छुपा लीजिए तो ये 1 आएगा। तो P21 नेगेटिव पोजीशन पे, ये -1, और P22 यानी इसे और इसे छुपाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में 2 आ गया, यानी कि 1 3 -1 2, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ P आया। और यहाँ से जब आप लोग A इनवर्स निकालेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ P एंड डिवाइड बाय नॉट A इनवर्स, इट्स अ P इनवर्स बेसिकली, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ P, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/5, और ये मैट्रिक्स 1 3 -1 और 2। तो ये आपके पास में आ गया किसकी वैल्यू, ये आपके पास में आ गई है P इनवर्स की वैल्यू 1/5 1 3 -1 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद में आपको ये एक एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। नाउ क्या, P इनवर्स A इंटू P, सो P इनवर्स की वैल्यू है 1/5 एंड दिस इज 1 3 -1 2 एंड A की वैल्यू है, A इज इक्वल्स टू आपके पास में ये है, दिस इज इक्वल्स टू 4 3 2 3, तो 4 3 2 3 ये आपके पास में A है। और फिर इसके बाद में P है, P की वैल्यू आपके पास में थी 2 -3 1 1, सो ये आपके पास में आ गया। अब आपको इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है और उसमें 5 का डिवाइड करना है, और आपको मिलना क्या चाहिए, आपको डायगोनल एलिमेंट्स के रूप में 1 6 एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो सिद्ध हो जाएगा कि A जो है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। आइए ज़रा ये करते हैं। सो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/5 इज ओके, और ये पहला जो मैट्रिक्स है इट इज़ 1 3 -1 एंड 2, ये भी ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करिए तो आपको मिलेगा, दिस इज, इस पहले कॉलम का इस पहली वाली रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, दिस इज 4 2 8 और 8 -6, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2। एंड देन इसके बाद में इस पहले वाले में दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 2 यानी कि 6, ये आपको 6 मिलेगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -9, तो 6 और -9 तो ये हो जाएगा -3। फिर आप 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 ये हो जाएगा 6, तो आपके पास में आ गया ये 2 - 3 6। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास में ये 1/5 इज ओके, और यहाँ लाइन खींच लेते हैं, और 1/5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये +3, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5। फिर इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो दिस इज 6 और ये -6 0 हो जाएगा। फिर इसका इस वाले में करेंगे तो आपको पास यहाँ पे मिलेगा ये 6 और यहाँ पर भी मिलेगा 6 -6, तो 6 -6 फिर ये 0। फिर इन दोनों का करेंगे तो ये मिलेगा 18 और ये मिलेगा आपके पास में 18 और ये 12, तो 18 और 12 आपके पास में हो जाएगा 30। तो ये आपके पास में मल्टीप्लाई करने के बाद में फाइनल मैट्रिक्स आया। 5 का आप डिवाइड कर देंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 1 0 0 और 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू D। ठीक, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1, 6, तो P इनवर्स A इंटू P बराबर इतना आ गया, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल आइगन वैल्यूज हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल आर 1 and 6। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैंस A is डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपने इजीली प्रूफ कर लिया क्या कि A इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि कैसे आपको किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल प्रूफ करना है।
आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आइए ज़रा एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। नाउ बच्चों लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स लेते हैं A, इट इज़ 1 1 2 0 2 2 और -1 1 3। एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि 3x3 का है और जिसके आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग हैं। हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें आइगन वैल्यूज़ रिपीटेड होंगी, यानी दो वैल्यूज़ एक जैसी होंगी। तो ये अभी एक क्वेश्चन लिया है जिसमें जो तीनों आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं वो अलग अलग हैं। तो 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे x1 x2 x3। आपको आइगन वेक्टर निकालते हुए आता है, तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लेकिन करेंगे। आप आइगन वैल्यू भी पूरी प्रोसेस से निकालेंगे, आइगन वेक्टर भी पूरी प्रोसेस से निकालेंगे। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक। सो ये आइगन वेक्टर्स हमने निकाले, इनकी मदद से हम P मैट्रिक्स बनाएंगे। दिस इज द P मैट्रिक्स। P इनवर्स निकालना भी आपको आता है, यू नो दैट के एडजॉइंट ऑफ P निकालना है पहले और उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ P का आपको डिवाइड कर देना है, तो P इनवर्स आ जाएगा। जब आप P इनवर्स निकाल लेंगे तो देन इसके बाद में आप लोगों को एक एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। दिस इज P इनवर्स A इंटू P एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप P इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे 1/2 एंड दिस वन, यहाँ पर A मैट्रिक्स और यहाँ पर फिर से आपका P मैट्रिक्स। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। कौन सा? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1 2 एंड 3, बाकी एलिमेंट्स 0 0 0 एंड सॉरी यहाँ पर ये 0, ये आएगा आपका 3, ये 2 और ये 0, ये 0 और ये 0। तो इस तरह से आपके पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स होंगे। और जैसे ही आप ये प्रूफ कर देते हैं तो इससे प्रूफ हो जाता है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना। मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल यानी विकर्णीय अवयव है, हिंदी में विकर्णीय कहते हैं बेसिकली। तो पूरी प्रोसेस आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन केवल आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था, सारा काम आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि मेन प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गई तो फिर केवल आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मेन है केवल आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स निकालना, क्योंकि आइगन वेक्टर्स के बाद में जो काम है वो P इनवर्स का और फिर 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। तो अगर इनवर्स निकालना में प्रॉब्लम हुई तो भी सही नहीं होगा काम, मल्टीप्लाई आपने मैट्रिक्स का गलत किया तो भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि एक ट्रिकी काम ये कर सकते हैं कि P इनवर्स निकालने के बाद ये ज़रूर सही निकालिएगा, P इनवर्स निकालने के बाद में आप चाहें तो डायरेक्ट फिर इनका मल्टीप्लाई करके ये डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं अगर समय कम हो तो। अदरवाइज प्रैक्टिस के समय तो पूरा पूरा ही करके चेक करना है, ठीक है। ये मेन एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आइगन वैल्यूज रिपीटेड होंगी, तो उनके लिए आइगन वेक्टर्स आपने निकालना सीखा है पिछले क्वेश्चन में। उसमें एक रिपीटेड क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें रिपीटेड आइगन वैल्यू थी। तो आइए ज़रा ऐसे ही क्वेश्चन और लेते हैं। नाउ बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 3 2 4 2 0 2 4 2 3। इसके लिए भी आपको प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। नाउ इसे डायगोनलाइजेबल प्रूफ करने के लिए फिर आपने इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी, प्रोसेस आपको पता है। सो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आइगन वैल्यूज 8 -1 -1 लिख दिया है, जो कि आएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। देन आपने फिर आइगन वेक्टर निकाला लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए, जो कि आएगा 2 1 2। कैसे निकालना है आपको पता है, ठीक। नाउ जो रिपीटेड आइगन वैल्यूज हैं उनके लिए आप आइगन वेक्टर निकालने के लिए जाएंगे एंड इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर आपका ये जो x है ये x इज इक्वल्स टू होगा x1 x2 और x3, जिसकी की वैल्यूज आप लोग निकालेंगे आइगन वेक्टर के रूप में। जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और इस एक्सप्रेशन को एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक ही इक्वेशन आएगी 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, आप देख लीजिएगा, सिंपली आपको पता चल जाएगा। रो और कॉलम ऑपरेशन की मदद से आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसमें 2 रोज 0 हो जाएंगी, यानी इस मैट्रिक्स की 2 रोज 0 हो जाएंगी, केवल एक ये रो बचेगी। तो उसकी मदद से आपके पास ये इक्वेशन आएगी। यहाँ से हम x2 इज इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं। देन इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर
क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन है और 3 वैल्यूज निकालनी है, तो मतलब 2 वैल्यूज आप अपनी मर्जी से लेंगे। तो हमने बारी बारी से x1 इज इक्वल टू 1 लिया, x3 इज इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ से x2 बराबर -2 आया। हमने x2 को ही x1 और x3 के रूप में रिप्रेजेंट किया है। आप चाहें तो x1 x3 को भी कर सकते हैं, पर वो हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि ऐसा करने पर x1 या x3 की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ सकती थी, जो कि कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम करता। दैट्स व्हाई हमने x2 इज इक्वल टू ये लिया। तो x1 x3 की वैल्यू ली, देन इसके बाद x2 हमारे पास में ये आया। उसी तरह फिर आपस में x1 x3 को बदल दिया, अभी 1 और 0 लिया था, अब 0 1 लिया, तो x2 बराबर यही आया। तो हमारे पास में दूसरा आइगन वेक्टर आ गया है, x2 बराबर इतना, x3 बराबर इतना। ये आइगन वेक्टर्स दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद में आप निकालेंगे P मैट्रिक्स। नाउ P मैट्रिक्स निकालेंगे तो P मैट्रिक्स आपको पता ही है, दिस इज x1 x2 एंड x3। सो P इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास में P इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, दिस इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 1 2 एंड देन इसके बाद में 1 -2 0 एंड देन 0 2 0 -2 और 1। तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, P मैट्रिक्स आ गया। एंड देन इसके बाद आपको पता ही है कि आज इसके बाद में आपको निकालना है P इनवर्स। तो P इनवर्स आपको पता है कि कैसे निकालना है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ P डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P, ये आप लोग निकालेंगे। एंड देन इसके बाद में आप P इनवर्स AP इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 8 -1 1 होंगे, है ना। वो ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 8 1 1 इसी क्रम में आए, वो आपके पास में ऐसे भी आ सकते हैं, -1 -1 8 ऐसा भी आ सकता है। बस आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल एलिमेंट्स के रूप में होना ज़रूरी है। जैसे ही आप ये प्रूफ कर देते हैं तो प्रूफ हो जाता है कि जो A है, आई रिपीट, A इज डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका A मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल प्रूफ हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर वेक्टर स्पेस का एक बड़ा पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट करा। लगभग 26 लेक्चर हो चुके हैं, ये 27वां लेक्चर था आई होप। और 27 लेक्चर में लगभग वेक्टर स्पेस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने कवर करा। कुछ 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं इसमें, तो उनको हम आगे आगे कवर करते जाएंगे। लेकिन अब हम इसके बाद में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, देखेंगे कि क्या शुरू करना है। मेरे हिसाब से हम लोगों को इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। तो आई होप कि हम इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर इसके बाद काम करें। तो ये आप लोगों के लिए बच्चों डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस हमने कंप्लीट करी। जो भी इस वेक्टर स्पेस में अब बचा हुआ होगा धीरे धीरे उसको प्रिपेयर करके हम आपके सामने लेकर आते जाएंगे। तब तक के लिए वेक्टर स्पेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कोई डाउट या क्वेरी आता है तो कमेंट बॉक्स में या ईमेल के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए क्योंकि यही सबसे अच्छा विकल्प है। जय हिंद।